हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर मिलिक श्रेष्ठ और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इन डिटेल, एवरीथिंग अबाउट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, वी विल डिस्कस इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके अलावा वी विल सी द हाफ लाइफ फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे एंड आई विल एक्सप्लेन यू द ग्राफ्स रिलेटेड विद ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑल्सो। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले रिकॉल करते हैं व्हाट वाज ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं, आई जस्ट सजेस्ट देम कि आप लोग लिंक में जाके, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, लिंक में जाके पहले उन वीडियोस को देख लीजिए एंड देन कम टू दिस वीडियो फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। उसके बाद यू विल कम टू दिस वीडियो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो व्हाट इज़ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन? वी नो दैट वो रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेज टू पावर ज़ीरो। इट मीन्स दैट कि आप कितना भी रिएक्शन के रिएक्टेंट को चेंज करें, कोई कंसंट्रेशन को चेंज करें, वेदर यू आर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन और यू आर डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ दैट रिएक्शन। यानी वो रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, दैट रिएक्शन इज नोन एज zero order reaction. So we will express it like rate k is the velocity constant here and r raised to power 0, जहाँ पर r is your reactant, यानी कोई एक रिएक्शन जो कि r से स्टार्ट हो रही है, रिएक्टेंट से स्टार्ट हो रही है एंड इट गिव्स अस प्रोडक्ट्स। तो अगर ये रिएक्शन रिएक्टेंट से स्टार्ट हो रही है तो दिस रिएक्टेंट गिव्स अस प्रोडक्ट। तो क्योंकि हमें प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है तो वी आर नॉट मेंशनिंग हियर। तो रिएक्टेंट का रिएक्शन की रेट पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये इक्वेशन आपको ये बता रही है। इफ़ दिस आर इज़ नॉट just changing the altering the reaction rate, it means it is a zero order reaction and it is expressed like that. But we can express the rate like dr upon dt. This is also the way we can express the rate of the reaction, which is equal to k r naught, and we know that this will become 1, so this becomes k. So now I can write down the reaction as dr upon dt equals k. So this is what the zero order reaction is. हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन पार्ट ऑल्सो, पर उससे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगी आपको। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन? मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव सीन कि वो रिएक्शंस जो कि सॉलिड पे कैटलाइज्ड होती हैं, यानी सॉलिड वर्क्स एज अ कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन, वो रिएक्शन होती हैं आपकी ज़ीरो ऑर्डर। फॉर एन एग्जांपल, इफ़ यू आर ब्रेकिंग अमोनिया इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ टंगस्टन एंड मोलिब्डेनम, ये रिएक्शन where this ammonia is breaking into nitrogen and hydrogen, where the tungsten or molybdenum is working as a catalyst, this is a zero order reaction, means it is not डिपेंडिंग ऑन द अमोनिया कंसनट्रेशन। कितना भी अमोनिया बढ़ाइए, कितना भी अमोनिया कम कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रिएक्शन की रेट पर। इसके अलावा एक और एग्जांपल है विच इज़ अ वेरी कॉमन एग्जांपल एंड दिस एग्जांपल इज़ हाइड्रोजन आयोडाइड को अगर आप ब्रेक करें इंटू H2 प्लस I2, this reaction when it takes place in the presence of gold as a catalyst, it is working here. तो अगर ये रिएक्शन होती है in the presence of gold, then it is a zero order reaction, means आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो कैटलाइज सॉलिड कैटलिस्ट वाली रिएक्शन है, दीज आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके अलावा आपकी जो एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन होती है, एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन, आपकी बॉडी में जितनी रिएक्शन हो रही हैं जो कि एंजाइम कैटलाइज कर रहा है, दीज रिएक्शन आर ऑल्सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ज़्यादातर फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर zero order reaction. सबसे अच्छा एग्जाम्पल विच इज मेंशन्ड इन योर बुक्स ऑल्सो, H2 plus Cl2 which gives you HCl. तो फॉर्मेशन ऑफ HCl फ्रॉम हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये जो रिएक्शन है दिस इज कैटलाइज्ड बाय फोटॉन्स, यानी कि सनलाइट से कैटलाइज होता है। और इस टाइप की रिएक्शन
डिपेंड नहीं करती हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर, ये मोस्टली डिपेंड करती हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर. तो दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर ऑल्सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन and these reactions does not depend on the concentration of the reactant. So these were certain examples. Let's now talk about the integration of this reaction. मतलब हमें कोई ऐसा रिएक्शन का फॉर्मूला चाहिए जिससे कि हम ये पता लगा सकें कि कितने टाइम में कोई रिएक्शन कितने अमाउंट को डिसइंटीग्रेट करेगी या कितने समय में कोई रिएक्शन कितना प्रोसीड करेगी. उसके लिए हमें एक सर्टेन फॉर्मूला चाहिए जिसके लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एंड वील कम आउट विद अ फॉर्मूला जिसको यू कैन अप्लाई टू गेट द प्रॉब्लम्स सॉल्व. शुरू करें. तो वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन. तो ऑन इंटीग्रेशन विल सी dr इक्वल्स टू माइनस के डी टी. अब दोनों को इंटीग्रेट करने पर ऑन इंटीग्रेटिंग, तो मैं दोनों को इंटीग्रेट कर रही हूँ. दिस इज नाउ इट हैपन्स r इक्वल्स माइनस के टी प्लस आई विच इज़ एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट. इस इक्वेशन को आई एम टेकिंग एज इक्वेशन नंबर 1. नाउ आई एम प्रोसीडिंग बाय टेकिंग. अब सोच के चलिए कि आपका टाइम ज़ीरो है. तो अगर आपका टाइम ज़ीरो है यानी यू हैव स्टार्टेड जस्ट स्टार्टेड द रिएक्शन. तो अगर आपने रिएक्शन स्टार्ट की ही है तो आपका जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगी एज आर नॉट. यानी स्टार्टिंग पे एट द टाइम ज़ीरो आपका रिएक्शन का कंसंट्रेशन इज़ आर नॉट. तो इसकी वैल्यूज़ को मैं यहाँ रखती हूँ. यानी जहाँ पर टी ज़ीरो है वहाँ पर आर नॉट होगा. तो मैं टी को ज़ीरो रखने वाली हूँ. दैट इज़ वाई एम टेकिंग दिस आर एज आर नॉट. माइनस के टी हो गया आपका ज़ीरो. Okay, plus I. Now it becomes R naught equals I. तो ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन. अब फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ I इन द फर्स्ट इक्वेशन. तो ये R नॉट में लगा दूंगी I की जगह. सो लेट्स डू इट. R इक्वल्स माइनस के टी प्लस R नॉट. So this is your equation for the zero order and by putting the values we can get the answer. For an example यहाँ पर R नॉट है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन जो हमने T इक्वल्स टू ज़ीरो पर लिया था. R कंसंट्रेशन शो कर रहा है एट द टाइम T एंड दिस टाइम T पे आपका K अगर आपको पता है तो यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट द अननोन पार्ट. अब मैं इस रिएक्शन को लिखने वाली हूँ इन द फॉर्मेट विच इज़ गिवन इन योर बुक्स. लाइक आई एम ब्रिंगिंग इट हियर के टी. ये आपका नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया. आर नॉट आपका राइट हैंड साइड पे है ही, इसको मैं ले जाती हूँ ऑन द राइट हैंड साइड. तो ये हो जाएगा आपका माइनस आर. या फिर मैं लिख सकती हूँ इस रिएक्शन को दैट के इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई टी. तो ये आपका फॉर्मेट है विच इज़ गिवन इन द बुक्स ऑल्सो. आप कहीं से भी सॉल्व कीजिए, इट डजेंट मैटर. बट मेन थिंग इज़ कि इफ़ यू नो व्हाट इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन एट द टाइम टी, तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ द के या वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन. तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इजीली by putting the values you can get the answers of the required one. For an example, अगर आपको R नॉट दिया है, किसी का इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है और आपको पता है कि इतने समय में वो अपना आधा रह जाता है या उसकी फाइनल कंसंट्रेशन आपको पता है कि इतने समय में ये इतना हो जाता है, तो आपको R नॉट पता है, R पता है, T पता है, तो ईजिली यू कैन कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट. सो नाउ वी ऑल नो व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो अब हम बात करेंगे ग्राफ्स की फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ग्राफ के लिए हमें चाहिए होगा इंटीग्रेटेड इक्वेशन. तो लेट्स गो बैक टू द इंटीग्रेटेड इक्वेशन. हमारा जो इक्वेशन था वो क्या निकाला था? कंसंट्रेशन एट द टी टाइम इज इक्वल टू माइनस के टी, जहाँ पे टी इज़ द टाइम एंड के इज़ द वेलोसिटी कांस्टेंट, प्लस आर नॉट विच इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन. और इसी इंटीग्रेटेड इक्वेशन को यूज़ करके हम लोगों ने कन्वर्ट किया था इसको इनटू अ फॉर्मूला जिसमें put the value and get the answer kind of questions can be easily solved. and वो फॉर्मूला क्या था? that was k equals to r naught minus r divided by t, जहाँ पर t टाइम में कंसंट्रेशन इनिशियल से फाइनल पे पहुँच जाती है. फाइनल मीन्स t टाइम के बाद जितनी भी होती है. तो what is the velocity constant you can easily calculate by putting the value, you can calculate it. अब हम बात करते हैं कुछ ग्राफ्स की. अब ग्राफ for drawing the graph I am going to compare this equation with y equals to mx plus c. अब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करने पर आपको एक ग्राफ मिलेगा. लुक एट दिस. ऑन द y axis I am taking the concentration of reactant. On the x axis I am taking time taken for the reaction and r naught is
इंटरसेप्ट, एंड इंटरसेप्ट को डिसाइड करने से पहले लेट मी सी द स्लोप. स्लोप इज नेगेटिव, तो नेगेटिव स्लोप का मतलब है द ग्राफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस. और ये रहा आपका क्या, आर नॉट, यानी मैक्सिमम कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन. नाउ विद द टाइम इट इज़ डिक्रीजिंग. जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा आपका क्या होगा, दैट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल डिक्रीज, एंड दिस स्लोप विल टेल यू कि किस तरीके से आपका कंसंट्रेशन नीचे जा रहा है, हाउ इट इज़ डिक्रीजिंग. तो व्हाट इज़ द स्लोप हियर, इट इज़ माइनस के, और माइनस इज ओनली इंडिकेटिंग दैट इट इज़ डिक्रीजिंग विद द टाइम. स्लोप आपका नेगेटिव में जा रहा है. तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन R यानी concentration of the reactant versus time. If you are asked to draw the graph between reactant concentration versus rate of the reaction, तो अगर ज़ीरो ऑर्डर के लिए आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करने पर रेट पर उसका क्या फ़र्क पड़ता है ये देखते हैं. और वैसे भी हम सबको पता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर है तो रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू पावर ज़ीरो. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रेट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना. तो क्या होगा, अगर मैं आर बढ़ा रही हूँ तो क्या रेट पर कोई अंतर पड़ने वाला है, नो. जो रेट थी वही रहेगी, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज विद द कंसंट्रेशन. तो आपका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. तो रेट वर्सेस रिएक्टेंट का ग्राफ आपको पैरेलल टू द एक्सिस मिलने वाला है. नाउ लेट अस सी वन मोर कॉन्सेप्ट इनटू इट, एंड दैट इज द ग्राफ फॉर द हाफ लाइफ. उसमें आपका क्या रहेगा, हाफ लाइफ ग्राफ के लिए मुझे पहले इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा आपको, व्हाट डू यू मीन बाय द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्टेंट. हाफ लाइफ किसी रिएक्शन की वो होती है जिसमें कोई रिएक्शन अपनी 50% प्रोसीड कर जाती है, यानी कि आपके रिएक्टेंट इनिशियल से हाफ कंसंट्रेशन हो जाए. फॉर एन एग्जांपल, अगर इनिशियली आपका कंसंट्रेशन आर नॉट है तो फाइनली आपका कंसंट्रेशन आर नॉट बाई 2 हो जाएगा. उस टाइम को जिसमें कोई कंसंट्रेशन अपनी हाफ अमाउंट की हाफ रह जाती है, उस टाइम को अब कहते हैं हाफ लाइफ फॉर द रिएक्शन. So what is half life for the reaction? The time in which reactant becomes half of their original amount. That is called half life for the reaction. तो अगर मैं half life का concept यहाँ लगाती हूँ and I calculate the time required for the amount to be halved, तो कैसे निकालेंगे इसको, मैं t half लिख दूँ in that case. तो अगर ये t half है तो t half का value can be calculated as, k को मैं नीचे लेके आ जाऊँ, okay. So now this is r naught and minus r. r क्या है, r is r naught by 2 after a certain time called half life. हाफ लाइफ के बाद r naught by 2 रह जाएगा. तो ये हो गया आपका r naught by 2. ठीक है. तो now the equation turns into half life for the reaction is equal to r naught by 2k. That means the half life for the reaction depends on the initial concentration. And if I compare this equation with straight line equation, तो हमें क्या मिलेगा, y equals to mx से कंपेयर करूँ मैं इसको, and I'm going to draw the graph for this half life. तो क्या हुआ आपका, y एक्सिस पे आपने क्या लिया, t half, x एक्सिस पे क्या मैं ले रही हूँ, कंसंट्रेशन. तो दिस इज r naught. ठीक है. तो आपका y इक्वल्स टू एम एक्स के हिसाब से आपका जो m है वो क्या आया, स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज दिस वे. बट पॉजिटिव m का वैल्यू क्या हुआ, आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज 1/2k r naught. इसे लिख लो, इससे आपको इजीली समझ में आ रहा है कि दिस 1/2k इज़ द m एंड दिस इज x. तो क्या हुआ आपका, m इज़ द स्लोप एंड स्लोप इज़ 1/2k. सो दिस इज़ द ग्राफ बिटवीन initial concentration and t half. So it is again directly proportional to each other, यानी कि r naught पर इसका t half यानी half life of the reaction for the zero order reaction, half life depend करती है initial concentration पर. Is it clear? So these three graphs are important. एक ये लिया हम लोगों ने, एक ये लिया, और इसके अलावा एक रेट वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन. ये 3 ग्राफ्स हैं which is important for you for the exam. Now let us talk about some of the questions related with it, और देखते हैं कि हम लोग इस कॉन्सेप्ट को, इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करते हैं फॉर सॉल्विंग वेरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. ठीक है, शुरू करते हैं. नाउ लेट अस अज्यूम अ रिएक्शन जहाँ पर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है A, यानी आपका पास अमाउंट है A,
एंड डिकम्पोज्ड अमाउंट कितना है x, यानी a में से x आपका डिकम्पोज हो जाता है इन द टाइम t। कितना बचेगा, आर नॉट क्या रहेगा, आर नॉट विल बी a इनिशियल कंसंट्रेशन में से x माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा इसका आर नॉट आर, ठीक है, आफ्टर द सर्टेन टाइम t। अब इन वैल्यूज़ को आप पुट कीजिए इन द जीरो ऑर्डर फॉर्मूला एंड दैट इज यू आर गोइंग टू गेट k इक्वल्स टू a माइनस x डिवाइडेड बाई t, ठीक है। यहाँ से आपका a इज कैंसल्ड तो व्हाट इज लेफ्ट आउट, x डिवाइडेड बाई t, ठीक है। अब ये आपका फॉर्मूला मिला x इक्वल्स के टी, ये मुझे मिला। इसके हिसाब से k तो आपका कांस्टेंट है ही है, x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, यानी कि आपका अमाउंट डिकम्पोज्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। टाइम कितना लगा इस पे आप डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट डिकम्पोज होगा। क्या मैं ऐसे बोलूँ कि अगर टाइम कांस्टेंट कर दूँ तो आपका अमाउंट डिकम्पोज्ड कांस्टेंट हो जाएगा। मींस अगर आपको किसी रिएक्शन में पता है कि 10 सेकेंड्स में कोई 2 मोल्स पर लीटर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो 20 सेकेंड्स में वो कितना डिकम्पोज होगा, 4 मोल पर लीटर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं सीधे सीधे अप्लाई कर सकती हूँ कौन सा मेथड, यूनिटरी मेथड। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक इक्वेशन। फॉर एन एग्जाम्पल, एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको दी हुई है एंड दिस इज ए से लेके बी तक पहुंच रही है, यानी योर रिएक्टेंट एंड योर प्रोडक्ट्स आर गिवन। फॉर दिस रिएक्शन वी हैव टेकन 0.1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि इन द 10 सेकेंड्स दिस 0.1 मोल सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू या लेफ्ट आउट एज 0.07 मोल। तो क्वेश्चन ये है कि कितने समय में ये रह जाएगा 0.04 मोल्स। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बताया है, 0.1 मोल ऑफ A इज टेकन एंड इन 10 सेकेंड इट इज ऑब्जर्व्ड कि दिस A लेफ्ट आउट ओनली 0.07 मोल्स। तो कितने समय में वो 0.04 रह जाएगा, व्हाट इज द क्वेश्चन, कितने समय में वो 0.04 रह जाएगा। लेट अस सी कितना डिकम्पोज हुआ, 0.07 से 0.04। सो दिस इज योर R naught here and this is your R here. What is the amount decomposed? 0.07 minus 0.04, 0.03, ठीक है। तो 0.03 यहाँ पे x है, इसको चेक करें कितना है ये x, कितना है 0.1 माइनस 0.07, ये भी है 0.03। तो अगर ये डिकम्पोजिशन इन 10 सेकेंड हुआ तो अगले 10 सेकेंड में ये भी 3.03 डिकम्पोज होगा, यानी 0.03 डिकम्पोज होने के लिए इसको चाहिए अगेन 10 सेकेंड। सो इफ x इज फिक्स्ड टाइम विल बी फिक्स्ड। तो दिस वे यू कैन कैलकुलेट इजीली कि आपका कितने समय में कितना अमाउंट डिकम्पोज हो गया। ये आप यूनिटरी मेथड से सीधे निकाल दीजिए। और एक और अच्छा तरीका हो सकता है, दैट इज़ वो अगर आपसे पूछ रहा है कि कितने समय में ये इतना रह जाएगा। फॉर द फर्स्ट चेंज, इस वाले चेंज के लिए निकालते हैं, R नॉट माइनस R इक्वल्स टू KT, यही इक्वेशन है आपकी यहाँ से। तो लेट्स फाइंड आउट R नॉट क्या है इसके लिए 0.1, इसके लिए R क्या है 0.07, K क्या है पता नहीं है बट वी कैन राइट इट ओनली K। तो दिस इज T, कितने टाइम में हो रहा है ये 10 सेकेंड्स में। तो इट इज़ डन। नाउ फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, चेक दिस आउट, ये है आपकी सेकेंड कंडीशन। तो फॉर द सेकेंड कंडीशन व्हाट इज योर इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस माइनस 0.04 इक्वल्स टू व्हाट, K इंटू आई डोंट नो मतलब x, ठीक है। दिस इज़ द टाइम ले रही हूँ ना तो T ले लेती हूँ, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, डिवाइड कर दे इक्वेशन 1 और 2 को। चेक दिस, K गया K के साथ, ये कितना है 0.03, ये कितना है 0.03, 0.07। तो आपका T 10/T हो गया। तो व्हाट इज़ T, T इक्वल्स टू, ये भी आपका गया, तो T इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। वापस आपका T इक्वल्स टू 10 सेकेंड आ गया। तो यू कैन कैलकुलेट इट यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला इज
के इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, जो आपने एक इक्वेशन फर्स्ट बनाया इन द फर्स्ट कंडीशन, यानी जहाँ पे आपका इनिशियल ये था, फाइनल ये था और टाइम गिवन ये था। के आपका चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि के किसी भी रिएक्शन का चेंज नहीं होता है। तो दिस इज़ हाउ वी हैव कैलकुलेटेड फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज़ फॉर द सेकेंड कंडीशन एंड दैट इज़ 0.07 से 0.04 हो रहा है के, और टाइम हमें नहीं पता है कि कितना लगेगा। बोथ द इक्वेशन वी हैव सॉल्व्ड बाय डिवाइडिंग द फर्स्ट इक्वेशन विद द 2 विद द सेकेंड इक्वेशन। तो आपका टाइम निकल के आया t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। और वैसे भी वी हैव ऑलरेडी रिटन डाउन दिस थिंग कि x इज़ कॉन्स्टेंट, तो t विल बी कॉन्स्टेंट। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड दैट क्वेश्चन इज़, सो हियर इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि कोई रिएक्शन P से Q पे पहुंच रही है, ओके, जिसमें कि इसमें 5 मिनट्स आपको लग रहे हैं 20% कंप्लीशन पर, यानी कि आपकी 20% कंप्लीट हो जाती है। कितनी रहती है? 80% रह जाती है। तो 20% कंप्लीशन में इसके लग रहे हैं 5 मिनट्स। अगले 60% कंप्लीशन में 15 मिनट्स लगते हैं एंड यू हैव टू कैलकुलेट इसका 90% कंप्लीशन कितनी देर में हो जाएगा। लेट्स डू इट। 100% से स्टार्ट करते हैं। इसका 20% कंप्लीशन होता है, यानी कि 80% लेफ्ट आउट। ये आपका अमाउंट है विच इज़ आर नॉट, ये है आपका अमाउंट लेफ्ट आउट आफ्टर द कंप्लीशन। तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विथ, बस एक सिंपल सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। 20% कंप्लीट हो गई है तो कितनी बची है? 80%। कितनी देर में हो रहा है ये काम? 5 मिनट्स में, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगला वाला 60% कंप्लीशन, अब अगले 5 मिनट में कितना होना चाहिए? अगर अभी इसमें ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है या नहीं ये पता नहीं है हमें अभी, तो लेट्स फाइंड इट आउट कि ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है या नहीं है। अगर आपका टाइम फिक्स रहता है और अमाउंट फिक्स रहता है, टाइम फिक्स टाइम में फिक्स अमाउंट डिकम्पोज हो रहा है, तो इसका मतलब ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। करके देख लेते हैं। अगले 5 मिनट में ये कितना डिकम्पोज होना चाहिए? 20% फिर से डिकम्पोजिशन दे दिया, कितना रह गया? 60%। अगले 5 मिनट्स में फिर से कितना रह जाएगा? 20, फिर से डिकम्पोज, तो ये कितना रह गया? 40%। अब क्या बचेगा आपका? ये आपका 5 + 5 + 5, ये देखिए यहाँ पे कितने मिनट्स हो गए? 15 मिनट्स, ठीक है। और ये क्या कह रहा है देखो ज़रा, 15 मिनट्स फॉर द 60% कम्प्लीशन। अब देखो ज़रा यहाँ कितना रह गया है? 40%। कितना कंप्लीशन हो गया? 60% कंप्लीशन हो गया, 40% इज़ लेफ्ट आउट। तो कितने मिनट में हुआ? 15 मिनट्स में। इसका मतलब है 5 + 5 वाला फॉर्मूला हमारा चल रहा है, यानी कि आपका टाइम फिक्स होते ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिकम्पोज फिक्स हो गया है। तो ये आपका 40% डिकम्पोजिशन। अब अगला वाला डिकम्पोजिशन कितने में होगा देखो ज़रा। अब ये रह जाएगा 40 to 20, कितनी देर में? 5 मिनट में। फिर 20 से 10 रहेगा, 20 से 0 हो जाएगा इन अगले 5 मिनट्स में, ठीक है। आपको कितना चाहिए? 2.5 मिनट्स, यानी 2.5 मिनट में आपका 2.5 मिनट्स, यानी कि 2.5 मिनट्स में आपका ये 10% डिकम्पोज रह जाएगा, आधा। ओके, तो ये टोटल टाइम काउंट कर लो। 15 + 5 + 2.5 कितना हुआ? 22.5 मिनट्स। तो दिस वे यू कैन कैलकुलेट। अगर ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो आप यूनिटरी मेथड लगा के इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि 5 मिनट में ये अमाउंट डिकम्पोज 20 पार्ट हो रहा है, 20 डिकम्पोजिशन हो रहा है, एंड दैट इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। टू फाइंड आउट कि ये रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है या नहीं, ऐसा करते हैं, कैलकुलेट करते हैं के बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर हर कंप्लीशन पर, यानी एवरी कंप्लीशन इज़ गिविंग यू द सेम के का वैल्यू, इसका मतलब है आपका रिएक्शन इज़ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब आपके ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूले को अगर आपका कैलकुलेशन जस्टिफाई कर देता है तो आपका रिएक्शन इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं ये वाला पार्ट लेके कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के फॉर दिस पर्टिकुलर चेंज। तो लेट्स फाइंड आउट। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है? R0 - R इक्वल्स टू व्हाट? KT। अप्लाई करते हैं, के की वैल्यू निकालेंगे। R0 क्या है? 100 - 80 इक्वल्स टू के डिवाइडेड बाय टी। टी कितना है? 5 मिनट्स, ठीक है। ये आपका हुआ के इक्वल्स 20/5 विच मीन्स 4, ठीक। तो के का वैल्यू 4 आया। नाउ लेट्स कैलकुलेट द के फॉर द अनदर चेंज, यानी कि 100 से यहाँ तक आने के लिए, याद है दिस इज गिवन व्हाट? फॉर द कंप्लीशन ऑफ
इट टेक्स 15 मिनट्स फॉर द 60% कंप्लीशन, यानी 100 से 40 पे आने पर ये ले रहा था कितना टाइम, 15 मिनट्स। अप्लाई करते हैं तो दिस इज सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये हो गई, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन के लिए आर नॉट क्या है आपका 100, आर क्या है आपका 40 और कितना टाइम में 15 मिनट्स में, इक्वल्स टू व्हाट के। तो के आपका हुआ दिस 60 डिवाइडेड बाय 15, कितना आंसर आया 4। तो बोथ द टाइम वी आर गेटिंग 4, के का वैल्यू इज़ 4, यानी आपका के जो है कांस्टेंट है विच इज़ फाउंड टू बी कांस्टेंट यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं होती तो आपका के का वैल्यू अलग आता है, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन के लिए अप्लाई नहीं हो रहा है। सो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट इज़ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के हियर, रेट कांस्टेंट, it is 4. So rate constant for the reaction is 4. This is how you are going to calculate these type of questions. I hope now you know how to calculate the questions related with zero order reaction. In zero order reaction you do remember unitary method आपका आसानी से काम करेगा, लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन से कहाँ तक रिएक्शन पहुँच रही है वो पूछ रहा है वो। तो आप इसमें कन्फ्यूजन मत करिएगा कि इस 80 से 60 होने में यहाँ से यहाँ तक इसको 5 मिनट लग रहा है, बट एक्चुअली इट इज़ लुकिंग फॉर कितना कंप्लीशन हो रहा है फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो हर बार जब हम इक्वेशन बनाएंगे ना तो हम फ्रॉम द स्टार्टिंग ही बनाएंगे, ओके। तो आई होप नाउ you can calculate the questions related with zero order reaction. Simply we can use unitary method, but in CBSE examination you need to apply the formula. You have to make the different equations. You have to divide the equation number 1 from equation number 2, and then we have to calculate the things. So you are supposed to learn the formula and you are supposed to apply the formula when you are giving answer for the board examination. If you like this video, please hit the like button, share it and subscribe to my channel. Thank you very much.